हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंह का गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, जो ये बहुत खुशी की बात है, अब हम लोग 11th के बच्चों से भी अब रूबरू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी निकल चुका है और बहुत सारे बच्चों जो हैं वो रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, लेकिन जो घर में बैठे हैं वो उसे कुछ ना कुछ करनी चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो करनी चाहिए। और मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा बल्कि बहुत अधिक सिखाऊंगा, है ना। तो 11th और 12 हमारे पास दो सेक्शन है। 11th और 12 दो सेक्शन है, तभी हमारे पास आगे की मंजिल है, आगे की पायदान है, आगे का कंपटीशन है। चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, तभी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, जब तक हमारे पास ये दोनों सेगमेंट एक प्रोपोर्शन में नहीं आ जाती है। कौन कौन है बच्चों? 11th और 12। तो आज हम लोग 11th पर ही डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन का हमारे पास आइडिया होगा इंट्रोडक्शन क्लास। कौन सा बच्चा? हमारे पास इंट्रोडक्शन क्लास होगा। क्लास 11th की इंट्रोडक्शन करेंगे आज, और इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें देखेंगे कि हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, केमिस्ट्री से हमारे क्या रिश्ता है हम लोग केमिस्ट्री में कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी स्कोप क्या है केमिस्ट्री में, इन सब चीज़ों को जानने चाहिए। विदाउट इन सब को हम जाने हुए हम लोग आगे की मंजिलें, आगे कारवां को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास इस जो सेक्शन दिया हुआ है 11-12 देने का कारण है कि मान लिया जाए बच्चों, आपके पास ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। अब ऊंची बिल्डिंग है तो आप उस पर छलांग लगा कर तो नहीं चढ़ पाओगे ना। चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियाँ चाहिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथी स्टेप। और इस बिल्डिंग पर चढ़ना है तो आपके पास लीडर पड़ा हुआ है, लीडर सीढ़ी, इस प्रकार से सीढ़ी पड़ा हुआ है। तो अब इस बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए आपके पास दो सीढ़ियाँ हैं। वो कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं बच्चों? एक 11th की सीढ़ियाँ हैं, एक 12 की सीढ़ियाँ हैं। और इस दोनों सीढ़ियाँ पर चढ़ गए तभी जाकर आपकी यहाँ से शुरुआत होती है जेईई मेंस एडवांस, जिसको हम बोलेंगे, और नीट की एग्जाम, जेईई मेंस और नीट आपके यहाँ से शुरू होंगे, है ना। मैंने कहा ये ऊंची बिल्डिंग है, इस ऊंची बिल्डिंग पर चढ़नी है। चढ़ने के लिए आपके पास सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ कौन कौन से? 11th है, 12th है। और उस सीढ़ियों पर चढ़ जाओगे तभी आपके पास ऊंची मंजिल पर मिलेंगे। कौन कौन सी? जेईई मेंस एडवांस, नीट और अदर एग्जामिनेशन मिलेंगे। सपोज दैट उनमें से अगर ये सीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो गई, दैट मीन्स 11th की सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, तो आप इस पर चढ़ तो जाओगे, लेकिन चढ़ने की बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगभग आपने 50% का स्कोप कहाँ पर छोड़ दिया? 11th में ही छोड़ दिया, है ना बच्चों। लगभग 50% की जो पार्ट था आपने 11th में छोड़ दिया। इस मंजिल पर चढ़ना हो, हमारे पास एक सीढ़ियाँ कट गई, तो दूसरी सीढ़ियाँ से हम लोग इस बिल्डिंग पर चढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ेगा। बिल्डिंग पर चढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप इस सेक्शन में आना चाहते हो, इस सेक्शन में आना चाहते हो, और जो हमारे पास और सारे एग्जामिनेशन है उस सेक्शन में आना चाहते हो। थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वैसे बच्चों को जो कि 11th के को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसा गलतियां नहीं करेंगे, और किसी भी बच्चे को ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्टली 12 करते हैं उसके मुंह से हमेशा ये एक क्वेश्चन आती है कि सर मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, 11 तो सर इंग्लिश और ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन यार केमिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं है बच्चों, हमारे पास जो केमिस्ट्री है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आपको करना क्या, उसके साथ रिश्ता बनाना शुरू कर देना है। अगर रिश्ता नहीं बनाओगे तो ये आपके पास बड़ी ही विकल्प, बड़ी ट्रबल लेकर आएगा। ट्रबल क्या लेकर आएगा ये मैं नहीं कहता। आप किसी भी सक्सेस स्टूडेंट से पूछ सकते हो जिन्होंने कि ये फाइट किया और ये फाइट किया है ना। नीट फाइट किया है और जेईई मेंस एडवांस फाइट किया। जेईई मेंस एडवांस है, IIT जेईई मेंस जो यहाँ पर होते हैं वो फाइट किया है। उस बच्चों से आप ये जरूर पूछना कि भैया मेरे, आपने अधिक से अधिक कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स को ऑब्टेन किया था, तो सबसे पहला उसका आंसर आएगा वो सब्जेक्ट कौन है? केमिस्ट्री। मैं अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करता। आप किसी से पूछ सकते हो, जो बड़े बड़े लेक्चरर हैं, जो बड़े बड़े हमारे पास साइंस के टीचर हैं, वो सब स्पष्ट बताएंगे
कि सबसे अगर मार्क्स ऑब्टेनिंग स्कोर मेकिंग जो सब्जेक्ट हमारे पास मानी जाती है केमिस्ट्री होता है। क्यों? केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं होते कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास फिजिक्स की तरह, हमारे पास मैथ की तरह न्यूमेरिकल नहीं होते। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। बस आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे तो आपके पास केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से आप उसको समझ सकते हो। केमिस्ट्री में फिर केमिस्ट्री में आपके साथ कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अंतर सिर्फ यही बस सिर्फ इतना करना है आपको कि आप केमिस्ट्री के साथ रिश्ता बनाना सीखो। अगर केमिस्ट्री निकल गई तो फिर आपकी मंजिलें दूर हो जाएंगी, है ना। तो हम लोग 11th का लेक्चर जरूर करेंगे। साथ ही साथ 12 के बच्चों को भी हिदायत है कि जिन्होंने 11th की क्लास नहीं किया है उसे आगे मंजिल तक जाना है तो 11th के लेक्चर को आप ज़रूर देखें। वो आपको रामबाण का काम करेगा, एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। 11th को आपको डीपली स्टडी नहीं करना है क्योंकि आपको 12 का एग्ज़ाम फेस करना है। लेकिन जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है, अपने आप को बेटर करना चाहता है, सॉलिड बनाना चाहता है, वेरी गुड बनाना चाहता है, तो बाबू वो 11th के लेक्चर को जरूर कर लो। वो आपका फ्यूचर मेकिंग मैटर होंगे, है ना। चलो हम लोग 11th का इंट्रोडक्शन आज करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है बच्चों, आपके पास भी दिमाग में आते होंगे कि सर हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ूं, है ना। और मैं यही कहूँगा कि केमिस्ट्री हम लोग क्यों ना पढ़ूं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के बिना आप एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। आपके सामने केमिस्ट्री है, आपके आगे केमिस्ट्री है, आपके पीछे केमिस्ट्री है, आपके बगल में केमिस्ट्री है, आपके अगल में केमिस्ट्री है। मीन्स आप जब तक लिविंग हो, जब तक जिंदा हो, जिंदा होने का जब मुर्दा भी हो जाएंगे तब तक आपके पास केमिस्ट्री साथ नहीं छोड़ने वाला। आप कहीं भी हैं, जहाँ भी है, आपके साथ वो केमिस्ट्री साथ साथ चल रहा है। तो बोलो सर ये कैसे, मैं प्रूफ कर दूं? चलो प्रूफ नंबर 1 मैं प्रूफ कर दूं कि आप केमिस्ट्री के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। सपोज दैट पहले जो प्रूफ है आपके पास, मैं ऑक्सीजन के पास आ रहा हूँ, है ना बाबू। ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हो बाबू? ऑक्सीजन लेते हो। ऑक्सीजन इज द केमिकल सब्सटेंस, ओके बाबू। जब सांस आप छोड़ते हो तो वहाँ पर क्या छोड़ते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज द केमिकल सब्सटेंस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड नमी से अभिक्रिया करेगी, रिएक्शन करेगी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और सनलाइट चाहिए तो फिर आपको क्या देती है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 देती है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपसे फिर से जो ये पत्तियां हैं, पत्तियों में जो नमी है, उस नमी के कांटेक्ट में आएंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, आपको कार्बोहाइड्रेट देगा और लाइफ सेविंग ऑक्सीजन गैस देंगे, है ना। ये आपने छोड़ा, क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। अब ड्रिंक करते हो, पानी पीते हो, है ना बाबू। देखो पानी जो पीते हो, पानी क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, 2:1 रेशियो में मिलाओ, है ना। अब जो खाते हो, खाने की जो बात आती है, कार्बोहाइड्रेट, चाहे लिपिड खाते हो, प्रोटीन खाते हो, जो भी है, सारे के सारे हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात कर दूं, C6H12O6 ग्लूकोज का हो, फ्रुक्टोज का हो, है ना। C12H22O11, है ना। डाइसेक्राइड, दिस इज मोनोसेक्राइड, दिस इज डाइसेक्राइड। देख सकते हो आप, सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ कि हम लोग केमिस्ट्री के बिना, केमिस्ट्री से जुदा होकर एक भी पल नहीं जी पाएंगे। लेकिन हमारे आगे पीछे तो ये हैं, लेकिन हम लोग इसे इग्नोर किए हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है इस इग्नोरेंस की? हमारी पीछे की सिस्टम से आती है। पीछे की सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 10th पास करते हो, 10th पास करने से पहले केमिस्ट्री के बारे में आपके पास नॉलेज लगभग में 0 की रहती है।
बच्चे पूरी तरह से मशगूल हो जाते हैं, पूरी तरह से एडेप्टेड हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं। किस लिए? वो या तो मैथ पढ़ रहे हैं, जनरली मैथ ही पढ़ते हैं, ओके, या तो वो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन साइंस सेक्शन में केमिस्ट्री को लगभग में वो इग्नोर कर देते हैं। और इस केमिस्ट्री की शुरुआत हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ जो होती है वो कहाँ से होती है? 11 से होती है। और अगर 11th को आपने बोल्ड नहीं किया तो फिर 12 की आप सपना कहाँ देख पाओगे, है ना? तो फिर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं जी पाते। आपके सामने में है, आपके अगल में, आपके बगल में सब जगह केमिस्ट्री है, आपको मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री तो बच्चों पढ़ेंगे, तो हमारे पास सबसे क्वेश्चन पहले ये आता है कि केमिस्ट्री सर आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में आखिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? जैसे कि मैंने कह दिया, सिंपल से मैंने कहा कि ये केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक पदार्थ है, हम लोग इसका स्टडी करेंगे। ये केमिकल कंपाउंड है। जितने भी सब्सटेंस हैं दुनिया में, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बाबू? हमारे पास मैटर होते हैं। मैटर, जिसको हम लोग पदार्थ के नाम से जानेंगे, है ना? तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ना है कि कोई भी जो मैटर है, चाहे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सेलुलोज है, या फिर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। उन सारे कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी क्या है ना? मैं बातें करूँगा। उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ओके। तो इन सब चीज़ों का हम लोग जहाँ पर स्टडी करेंगे वही हमारी क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच होगी जहाँ पर किसी मैटर का हम लोग स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ओके बाबू। तो पहला हम लोग ये डिफाइन कर लो इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो पहला मैं क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? रसायन शास्त्र क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाएं चलेंगे। हिंदी वाले बच्चों आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। आप एक कॉपी लें, एक सुंदर सी मोटी कॉपी लें, और उसमें क्या करोगे? कंटिन्यू से लिखने की कोशिश करो। मैं लिखूंगा नहीं, मैं उसे लिखा दूंगा, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन क्या है या रसायन शास्त्र क्या है, तो हम लोग आंसर करेंगे बाबू, आंसर करेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ब्रांच है। साइंस में कई पार्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, कई प्रकार के साइंस होता है, एग्रीकल्चर साइंस होता है ना? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with structure and composition and properties of मैटर। केमिस्ट्री की ब्रांच है किसका बाबू? साइंस का। और जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे मैटर का, पदार्थ के, और उस पदार्थ के क्या क्या स्टडी करेंगे? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो किस किस चीज़ से बने होंगे, प्रॉपर्टी मतलब उसका रंग कैसा होगा, वो रिएक्शन करके क्या देगा, वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल है या नहीं है। तो उन सारे जो चीज़ें आएंगे उसको प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे।
तो किसी मैटर का जहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, उसकी कंपोजिशन का अध्ययन करेंगे, वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, उसके गुण का अध्ययन करेंगे, वही हमारी क्या होगी, वो केमिस्ट्री कहलाएगी, है ना। हिंदी वाले बच्चों आप लोग बाबू तेजी से लिखोगे। केमिस्ट्री, हिंदी वाले बच्चों, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, तेजी से बाबू, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पदार्थ ब्रैकेट में लिखोगे मैटर, जहाँ पदार्थ ब्रैकेट है बाबू, मैटर के संरचना ब्रैकेट में स्ट्रक्चर कॉमा घटक, घटक मतलब किसकी चीज से बना हुआ है, घटक ब्रैकेट में कंपोजिशन एवं इसके गुणों, गुण मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता, स्टडी किया जाता मतलब अध्ययन किया जाता है ना। क्या उसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब वो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ओके, क्या कंपोजिशन है, वो किस किस चीज़ों से बना हुआ, वो कंपोजिशन होगा सर, घटक होगा। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मतलब अगर यूँ रख दें हाथ पे, यूँ कहीं पर रख दो, वो उड़ जाएगा या नहीं उड़ेगा, वो सॉलिड फेज में मिलेगा कि लिक्विड फेज मिलेगा कि गैसेस फेज मिलेंगे, वो कहीं पर डाल दो पानी में घुलेगी कि नहीं घुलेगी, हाइड्रोकार्बन डाल दो घुलेगी नहीं घुलेगी, वो या तो पानी में तैरने वाले हैं या बैठ जाने वाले हैं। मतलब कई प्रकार के हम लोग इन सब चीज़ों जहाँ पर पढ़ेंगे उसको नाम देंगे बाबू हम लोग प्रॉपर्टीज, है ना। तो क्लियर है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पर पदार्थ के हम लोग क्या स्टडी करेंगे बाबू, उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, घटक का अध्ययन करेंगे और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर पदार्थ के, ये जो पदार्थ हैं इसको आप पदार्थ बोलते हो, इसी पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करना है, उसी पदार्थ के गुणों, उसी गुणों के बारे में अध्ययन करना है, उसी पदार्थ के कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन ये जानना चाहिए, मैं बताऊंगा पदार्थ क्या है, एवरीथिंग इज मैटर। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो कि मैटर नहीं है। जिसमें भार होती है, जो स्थान छेकती है, मीन्स जिसमें मास होती है, जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो मैटर है, ये मैटर जो होता है कंपोज्ड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। कोई भी मैटर, दुनिया में कोई भी मैटर हो, वो जो बने होते हैं एटम से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। चूँकि बाबू हम लोग केमिस्ट्री में उस पदार्थ के मैटर के ही बारे में अध्ययन करेंगे, और मैटर जो बने होते हैं किसके, एटम से, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री, शॉर्ट लैंग्वेज अगर मैं देखना चाहूँ तो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, इज़ द साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ओके, समझने की कोशिश करना बाबू। मैटर जो पदार्थ हैं वो पदार्थ किससे बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो चूँकि हम लोग एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं मैटर, और मैटर का ही हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में, तो हम लोग एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ओके, इसी को आप सेकेंड प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। पहला पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम
और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। ओके बाबू। केमिस्ट्री परमाणु या अणु का विज्ञान होती है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैटर का स्टडी कर रहे हो, मैटर की कंपोजिशन का स्टडी कर रहे हो, मैटर की प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे हो, और वो मैटर किससे बने, एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए, दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर, है ना। मैटर का ही साइंस होते हैं, जहाँ पर मैटर का आप स्टडी करोगे वही हमारे पास क्या है, वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ किसके बाबू, मैटर। मैटर को लो बोलो या सब्सटेंस बोलो, ये मैटर क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिर मैं इसको हिंदी लिख दूँ, केमिस्ट्री पदार्थ का विज्ञान होती है। और ये विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, आप लोग शायद मैट्रिक में बड़ी अच्छी अंदाज से जानते होंगे। ओके चलो, ये तो हमारे पास केमिस्ट्री का डिफिनेशन हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ें, दैट मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या महत्व है जिसके कारण हमें केमिस्ट्री पढ़ने को बाध्य कर दिए, वो जानना चाहिए, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी वाले बच्चों और 12 के बच्चों देखो बाबू, बहुत फायदा करेगा, है ना, क्योंकि कई सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ सबके 12 में निकल जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का महत्व। क्या महत्व है केमिस्ट्री का, चलो बातें करता हूँ। बहुत सारे महत्व हैं, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, यू कांट लिव विदाउट केमिस्ट्री, यू कांट लिव विदाउट केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री के बिना जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते यारों। पानी नहीं पियोगे, चलो कुछ देर रह लोगे, ऑक्सीजन नहीं लोगे तो शायद कुछ भी देर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, है ना। vital importance of following, importance are importances are following। महत्व निम्नलिखित हैं। ओके बाबू, पहला, चलो मैं बात करता हूँ। अब कहाँ कहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हो, मेडिसिन के फील्ड पे देखोगे, मेडिसिन में हमारे पास इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फूड के फील्ड पर देखेंगे, खाने पीने में क्या इंपॉर्टेंस है। खेती बाड़ी जब करते हो एग्रीकल्चर, वहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। ओके बाबू, तो सबसे पहला जो हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, है ना, एज मेडिसिन। मेडिसिन्स बोलो या ड्रग्स बोलो, ओके, एज मेडिसिन और ड्रग्स, दवा या औषध के रूप में, दवा या औषध के रूप में। देखो बाबू, पहला पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कैंसर। कैंसर लाइलाज डिजीज मानी जाती है, कितने इंसानों को मार देती है। ओके बाबू, इससे कैंसर से अगर बचने के लिए, कैंसर से ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे,
उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम से जानते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब मरने के करीब थे और वो अगर उसको उसने बचा लिया तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हुआ। तो बाबू आपके पास सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ये दो ऐसा मेडिसिन हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये दोनों ऐसा मेडिसिन हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके बाबू, सिस्प्लेटिन, मैं अगर सिस्प्लेटिन के बारे में बात करूं, सिस्प्लेटिन यही है आपके पास NH3 का होल 2 Cl2, हम लोग सबको पढ़ेंगे बाबू। देखो प्लेटिन है ना, PTNH3Cl2, देखो एटम्स मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और एटम मॉलिक्यूल्स भरे, उसका मतलब केमिकल कंपाउंड है ये। सिस्प्लेटिन टैक्सोल एक ऐसा मेडिसिन है जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस डिजीज या बैक्टीरिया। ओके, तो पहला हम लोग यहाँ पर देखो मेडिसिन के फील्ड में लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लेटिन। 12 वाले बच्चों भी अपने आप को रेडी रखो बाबू, ये सब क्वेश्चन करता है। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, टैक्सोल are used as treatment of कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी ड्रग्स हैं, मार्केट जाते हो, बड़ी बड़ी बोतल में ड्रग्स दवा खरीद कर लाते हो, टैबलेट खाते हो, सब क्या है बाबू, केमिकल सब्सटेंस है, नहीं क्या। तो आप लोग हिंदी वाले बच्चों, मैंने लिखा लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन दायनी दवा जैसे सिस्प्लेटिन टैक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू जीवन दायनी दवा, जीवन दायनी दवा ब्रैकेट में लाइफ सेविंग ड्रग्स ब्रैकेट में लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे सिस्प्लेटिन एवं टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने प्रकार से लिख दूँ, कैंसर जो होती है, जिसके कारण होती है, जिस पदार्थ से होती है, उस पदार्थ को नाम तक कार्सिनोजेनिक है ना, कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ कैंसर कॉजिंग substance is called कार्सिनोजेनिक। ओके बाबू, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाती है, कार्सिनोजेनिक कहलाती है। हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे बाबू, कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ, कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ को देना कार्सिनोजेनिक, देखो लिखा हुआ CARCINOGENIC, कार्सिनोजेनिक कहलाती है। दूसरा मेडिसिन के फील्ड पे AZT एजिडोथायमिडिन है ना, AZT फुल फॉर्म बाबू, AZT का फुल फॉर्म है एजिडोथायमिडिन। एड्स हो गया, एड्स लाइलाज बीमारी है। जब अगर आपको एड्स हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप उसका दवा लेकर परहेज कर सकते हैं, लेकिन आपको मरना तो तय है ना बाबू। लाइलाज बीमारी है मेरे पास एड्स एजिडोथायमिडिन
का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। याद रखना बाबू इसको, एजिडोथायमिडीन is used for treatment of cancer, sorry, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, जिसका फुल फॉर्म होती है acquired immunodeficiency syndrome। मैंने लिख दिया आपको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म पूछता है कल को, एड्स का फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, AZT ब्रैकेट में एजिडोथायमिडीन का उपयोग एड्स के उपचार में, यहाँ लिखा हुआ AIDS एड्स के उपचार में किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू, समझोगे। एनेस्थेसिया क्या है? एनेस्थेसिया, किसी का ऑपरेशन करना हो, चिड़फड़ करनी हो, तो पहले क्या किया जाता था? एक सब्सटेंस सुंघाई जाती थी, चाहे वो या तो ईथर हो सकता हो, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो सकता हो, है ना। क्लोरोफॉर्म या ईथर को सुंघाकर पेशेंट को बेहोश की जाती थी, उसके बाद उसका सर्जरी किया था, चिड़फड़ किया जाता था। लेकिन वो बड़ी ही फैटल है, बड़ी ही वो घातक है, उससे मौत भी हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर लिमिट डोज से अगर ज़्यादा उसको सुंघा दिया जाए तो परमानेंट बेहोश हो सकते हैं। तो अब जो हमारे पास एक एनेस्थीसिया का अब हमारे पास जो इन्वेंशन हो चुका है, बड़ी कारगर है, जो सर्जरी में हेल्प करती है। मान लिया जाए आपका यहाँ पे क्या करना है? सर्जरी करना है, चिड़फड़ करनी, तो क्या करेंगे? इस लोकल जो यहाँ लोकल पार्ट है, लोकल पार्ट को क्या करेगा? एनेस्थीसिया से वहाँ पर उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। लोकल एनेस्थीसिया से हम लोग कहते हैं। और अगर उस पार्ट में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाए और वहाँ पे चिड़फड़ करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होंगे, इतना कि आपको दर्द भी एहसास नहीं होगा। तो एनेस्थीसिया केमिकल सब्सटेंस हैं, डिस्कवरी से हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट को बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिली है। ओके, एनेस्थीसिया, थोड़ा सा मैं इसमें डिस्कवरी ऑफ anesthesia is very useful in surgical department। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे। एनेस्थीसिया के खोज से सर्जिकल डिपार्टमेंट, मतलब जहां पर शल्य क्रिया होती है, चिड़फड़ होती है ना, सर्जिकल डिपार्टमेंट में बहुत उपयोगी होते हैं। ओके बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में मेडिसिन में, जैसे कि आपको कहीं घाव हो गया, चिड़फड़ इसमें घाव हो गया है, इस घाव को, वुंड को, और अगर अधिक ना फैले तो उस पर क्या क्रीम लगा लेते हो ना, बाहर से क्रीम। वो क्रीम क्या करता है? जो इस घाव पर बैक्टीरिया पनप रहा था उसको मार देगी, या फिर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को मार देगा।
उसको रोकने के लिए जो आप कुछ सब्सटेंस, इस पर केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं वो एंटीसेप्टिक कहलाती है। लेकिन अगर उसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया कहें या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फिर फंजाई सब आते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अगर हम उसे इंजेक्शन के रूप में लेते हैं या फिर पील के रूप में लेते हैं, पाइल के रूप में लेते हैं, टैबलेट के रूप में लेते हैं, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जैसे क्लोरोएम्फिकिनॉल, है ना, क्लोरोएम्फिकिनॉल एक टाइफाइड की सबसे कारगर दवा होती है। जैसे कि अभी सुन रहे होंगे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका को बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हाइड्रोक्सोक्लोरिन, है ना, खैर जो भी हो नाम था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो दवा सेंड की थी वहाँ पर, जो ट्रांसपोर्ट किया था, मलेरिया के रूप में यूज होती है। और उसी का यूज अभी अमेरिका में बहुत जगह ऐसे भी जगह हैं कि कोरोना के इलाज के लिए किया जाता है ना। तो सारे के सारे क्या है, केमिकल सब्सटेंस हमारे पास। तो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और सब क्या करते हैं, आपको रोग से निजात देती है ना। एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक एक्सेट्रा ड्रग्स आर useful for destruction of microorganism मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो भी है। हिंदी वाले बच्चों लिखा बाबू, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक इत्यादि दवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या लिखा बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नष्ट के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ओके बाबू, केमिकल सब्सटेंस है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मेडिसिन, ड्रग्स लिखो, मेडिसिन लिखो। ड्रग्स इज यूजफुल फॉर, किसके ट्रीटमेंट के लिए बाबू, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या होते हैं, एक बड़ी कारगर दवा होती है। हालांकि लरिया गोभी होती है जो कि सिनकोना ट्री से प्राप्त किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन केमिकल सब्सटेंस होती है। दवा का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ओके बाबू। दूसरा, एज एग्रीकल्चर, हम लोगों ने दवा के फील्ड पर देखा, मेडिसिन के फील्ड पर देखा। जरा कृषि के फील्ड पर चलो, जरा सोचो, आज से 50 साल पहले चले जाओ, हमारे इंडिया जितनी बड़ी आज है उतना बड़ा पहले भी था। उसमें पॉपुलेशन भी कम थी, लेकिन फिर भी लोग भूखे मर जा रहे थे। खाने पीने के लिए उसके पास अनाज की कमी पड़ जा रही थी। लेकिन आज हमारे जो इंडिया जो एरिया है उतना ही बड़ा है, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, लेकिन फिर भी आज हम लोग खाने को तरसते नहीं। क्यों? सबका देन, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस उसमें जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन वो किसका है? हमारे पास केमिस्ट्री की है।
अगर अनाज नहीं उपज रहा हो तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देते हो, उर्वरक का इस्तेमाल कर देते हो। अगर उस पर कुछ कीड़े मकोड़े लग गए हैं उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर देते हो। अगर उसमें खरपतवार उगाए हैं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके अलावा कुछ और दूसरा पौधा उसमें उगाए हो, उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं, वेडिसाइड का इस्तेमाल कर देते हो। जैसे फंगस का अगर अटैक है तो फंजीसाइड इस्तेमाल कर देते हो। व्हाट इज दिस, है ना। जैसे कि NPK खाद का इस्तेमाल करते हो। सारे के सारे क्या हैं बच्चों, केमिकल सब्सटेंस हैं। और इन केमिकल सब्सटेंस के कारण ही आज हमारे पास प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हमारे पास आज खान पान में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से खा पी कर मस्त कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर किसकी रोल बाबू हमारे पास, केमिस्ट्री की है। लिखूं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स इसको उर्वरक बोलते हो। इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स फंजाई को मारने के लिए, वेडिसाइड्स खरपतवार को मारने की, है ना। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, वेडिसाइड्स एक्सेट्रा आर chemical substances and used for, किसके लिए बाबू, for enhancing प्रोडक्टिविटी। ऐसा करो ना, एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप ना प्रोडक्टिविटी लिखो, अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी, है ना। उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे यूज फॉर इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, कहाँ बाबू, इन एग्रीकल्चर फील्ड पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अगर कहीं पे अगर उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो उसमें उर्वरक डालते हैं हम लोग। अगर उसमें कीड़े मकोड़े लग गए हैं इंसेक्टिसाइड डालते हैं उसमें हम लोग। अगर फंजाई का उस पर अटैक हो गया तो फंजीसाइड्स भी डालते हैं हम लोग। अगर खरपतवार आए हो तो उसको मारने के लिए वेडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस हैं, और अगर ये सारे केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कृषि कार्य में, है ना। हिंदी वाले बच्चों आप लोग तेजी से लिखोगे बाबू। कृषि कार्य में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, कृषि कार्य में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या मतलब बाबू, फर्टिलाइजर, तो क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, कॉमा इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी, है ना, इंसेक्टिसाइड, कॉमा फंजीसाइड, कॉमा वेडिसाइड मतलब खरपतवारनाशी, वेडिसाइड इत्यादि रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ओके बाबू। नेक्स्ट में एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में खाद्य पदार्थ संरक्षक,
ओके बाबू, खाद्य पदार्थ संरक्षक के रूप में, है ना। जैसे कि सोडियम बेंजोएट, जैसे कि नमक। फूड प्रिजर्वेटिव करने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें बड़ी ही आसानी से सड़ गल जा रही थी, अगर उसको सड़ने गलने का जो दर थी उसको अगर हम लोग बढ़ा दें, जो एक दिन में सड़ रहा था अगर वो 6 महीने में सड़े, हाँ, उसको उससे बचाने के लिए उस पर कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप घर में आप अचार बनाते हो ना, उस पर नमक का इस्तेमाल करते हो। नमक NaCl, व्हाट इज दिस? केमिकल सब्सटेंस है ये। नमक जो साल्ट बोलते हो, ये फूड प्रिजर्वेटिव का काम करती है। जैसे कि आप देखते होंगे, आप आजकल पैक में बंद करके पैक में आते हैं, इस प्रकार से पैक में वो लहसुन का पेस्ट आता है, गार्लिक का पेस्ट आते हैं, फिर कई प्रकार के और लिक्विड पेस्ट आते हैं। वो सारे के सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, को सड़े गले नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सोडियम बेंजोएट कर दिया, साल्ट का इस्तेमाल कर दिया, है ना। तो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? केमिकल सब्सटेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो किसका देन है भाई? वो किसका देन है बाबू? हमारे केमिस्ट्री का देन है। साल्ट, सोडियम बेंजोएट, ओके, एक्सेट्रा chemical substances are used as food preservatives ओके बाबू। फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हम लोग इस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी से स्पॉइलेज ना कर जाए, जल्दी से सड़े गले नहीं। सड़े गले मतलब उस पर बैक्टीरिया की अटैक जल्दी से ना हो, क्योंकि सड़ने गलने में ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा रोल निभाती है। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे साल्ट मतलब नमक, सोडियम बेंजोएट इत्यादि रासायनिक पदार्थ का उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है ना। और कई फील्ड पर इंडस्ट्री में जाओगे, खास करके जैसे कि मैं बोल दूँ विलियमसन कैटलिस्ट है। विलियमसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं किस रूप में? जैसे कि ये एल्किन के हाइड्रोजनेशन में करते हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड पे और जा सकते हो आप, इडिटा, इथिलीन डायमंड टेट्राएस्टेट। इसके कई ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपको ब्लड कलेक्शन करना हो, ब्लड कलेक्शन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कई इंपॉर्टेंट इसके इतने सारे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के हैं कि इसको हम लोग शायद काउंट भी करें तो शायद वो अनकाउंटेबल होगा, उसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते। फिर भी जो हमारे पास जो जानने की उत्सुकता थी कि क्यों हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ूं, उनमें से जो जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने में रख दिया हूं। इसके अलावा और सारे इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को जितना भी लिखें उतना कम ही रहेंगे, इसलिए जितना मैं बताया हूं फिर भी कम नहीं है बाबू। इनमें से आप क्या करोगे? डेली स्टडी करो, एक सुंदर सी कॉपी बना लो, मोटी सी कॉपी बना लो। वो आपकी अपनी अमानत है, वो आपकी पूंजी है। उसी पूंजी से आपकी आधार बनेंगे और उसी आधार से आप आगे जाओगे, है ना। तो बच्चों आप कोताही नहीं करेंगे, जरूर ही पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, दूसरा लेक्चर आएगा, हम लोग ठीक मैटर से चलेंगे। व्हाट इज मैटर? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन करेंगे। उसी में हम लोग एटम देखेंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे, फिर उसमें आयन देखेंगे, जो भी सारे के सारे उसमें बेसिक उसको हम लोग डालते चलेंगे। पूरी तरह से बेसिक्स चलेंगे, मतलब लोअर से चलेंगे, हायर से चलेंगे, फिर आ जाएंगे टॉप से चलेंगे, हम लोग बॉटम से चलेंगे और उठकर कहाँ पर आएंगे? टॉप पर आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों। ओके बाबू, आप क्या करें? इसे नोट्स कर लें, सुंदर से कॉपी बना लें, और बाकी लेक्चर के लिए मैं आपके साथ फिर से